सो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या होता है कि हम ये स्टडी करते हैं कि कोई भी जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो कैसे डिसाइड करता है कि उसे ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो बाय करना है और वो उसे कैसे यूज करता है। इसी को हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर के अंदर। सो स्टार्टिंग करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ हाउ एन इंडिविजुअल और ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय, यूज, डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और आइडियाज, इवेंट और एक्सपीरियंसेस। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में ये डिस्कस कर रखा है कि हम क्या क्या चीजें मार्केट कर सकते हैं, किस किस चीजें की मार्केटिंग हो सकती है, क्या चीजें हम खरीद सकते हैं। सो उसमें क्या आता है, हम गुड्स हो सकते हैं, वो सर्विसेज हो सकती हैं, आइडियाज, इवेंट्स, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। सो कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज की स्टडी करता है कि कोई भी इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, अब अगर आप अकेले किसी शॉप से, किसी भी शोरूम से कुछ परचेज कर रहे हो तो इसका मतलब एक इंडिविजुअल परचेज कर रहे हैं। जब ग्रुप ऑफ पीपल परचेज करते हैं तो वो ग्रुप होता है। जब एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन परचेज करती है, सो कोई भी परचेज कर सकता है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी परचेज कर सकती है, ग्रुप भी परचेज कर सकता है, इंडिविजुअल भी परचेज कर सकता है। सो कोई भी जब परचेज करता है तो वो कैसे बाय करता है, उसे खरीदने के बाद उसे कैसे यूज करता है, डिस्पोज ऑफ करता है, इस चीज की जो स्टडी की जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर। सो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, एक ऐसी स्टडी जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं कि एक बायर, चाहे वो ग्रुप हो, इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कैसे किसी भी गुड्स को चूज करता है, उसे यूज करता है एंड डिस्पोज करता है अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। उसी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। It determines how a consumer make a decision of purchasing a product as a company the interested in knowing the process of buying, choosing and disposing of the product। किसमें क्या स्टडी किया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो कंज्यूमर है वो कैसे चूज करता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट ही खरीदना है, उसे कैसे यूज करना है, कैसे डिस्पोज करना है। सो ये सब हम क्यों जानना चाहते हैं, क्योंकि हर एक कंपनी है वो जानना चाहती है कंज्यूमर की बाइंग प्रोसेस को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से डिजाइन कर सके कि एक कंज्यूमर के लिए उनका जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर प्रोडक्ट उन्हें लगे। सो हर एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उन्हें पता चल जाए ताकि वो बेटर प्रोडक्ट को डिजाइन कर सके। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि जब वो बाइंग डिसीजन लेता है सो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि उसका माइंडसेट चेंज होता है कि मुझे ये वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए या फिर दूसरे वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए। सो उसमें फर्स्ट फैक्टर आता है कल्चरल फैक्टर, कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका कल्चर क्या है, ये बहुत इंपैक्ट डालता है जब भी आप कुछ परचेज करते हो, कुछ बाय करते हो। इसके अंदर 3 मेन कंपोनेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज कल्चर। सबसे पहले तो आपका बेसिक कल्चर क्या है, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालता है। फॉर एग्जांपल अमेरिकन कल्चर अलग है, इंडियन कल्चर अलग है। आप जो बाय करते हो वो आपके कल्चर के ऊपर बेस्ड होता है, अमेरिकन पर्सन जो बाय करते हैं वो उनके कल्चर के ऊपर बेस्ड होता है। दोनों की नीड एंड वांट सेम नहीं होती है। सिमिलरली सब कल्चर क्या होता है, अब इंडिया में भी आप रह रहे हो तो उसके अंदर भी सब कल्चर है। नॉर्थ का कल्चर अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है। सो सब अपने सब कल्चर, यानी कि एक कल्चर का भी जो पार्ट होता है, सब कल्चर भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस डालता है आपके बाइंग बिहेवियर के ऊपर। जो नॉर्थ में चीजें पसंद की जाती हैं जरूरी नहीं कि साउथ में भी वही प्रेफरेंसेस हों। सो आपका सब कल्चर भी क्या करता है, इंपैक्ट डालता है। देन नेक्स्ट इज सोशल क्लास। सोशल क्लास क्या होती है कि आप किस एक पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हो सोसाइटी के अंदर, बट जैसे आपका कल्चर या सब कल्चर एक स्टेबल रहता है कि आप इस कल्चर से बिलोंग करते हो जहां पे आपने बोर्न किया, जहां पे आप रह रहे हो, बट आपकी जो सोशल क्लास है ना वो चेंज हो सकती है। मीन्स आपके जो इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग आपकी सोशल क्लास डिसाइड की जा सकती है, आपकी कास्ट के अकॉर्डिंग की जा सकती है, बट आप अपनी सोशल क्लास को चेंज कर सकते हो। मीन्स आज जो लोग पुअर हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आगे आके वो रिच नहीं हो सकते। सो आपकी सोशल क्लास चेंज हो सकती है, बट करंटली आप जिस सोशल क्लास में हो वो इंपैक्ट डालती है कि आप क्या परचेज करते हो, क्या बाय करते हो। सेकेंड इज सोशल फैक्टर्स। अब सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं, फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि कल्चरल फैक्टर हमारी बाइंग प्रोसेस पे इंपैक्ट डालते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। नाउ सोशल फैक्टर ऐसे कौन कौन से होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी बाइंग प्रोसेस को। फर्स्ट इज रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब क्या होता है, जिन लोगों से आप जुड़े होते हो वो लोग भी क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं आपकी बाइंग को, आपके जो बिहेवियर होता है बाइंग बिहेवियर को, उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। रेफरेंस ग्रुप में मेनली हमारे 2 ग्रुप होते हैं, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में वो लोग आते हैं जो जिनसे आप डायरेक्टली कनेक्टेड होते हो, जिनसे आप डेली मिलते हो, जिनसे आपकी बातें रोज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं। सो वो क्या होते हैं, जिनसे आप रोज मिलते हो, वो आपके प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप में आते हैं और उनका क्या ओपिनियन है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये इन्फ्लुएंस करता है कि आप उसको बाय करोगे या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो लेकिन अगर आपकी फैमिली को वो प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो वो आपकी बाइंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है। आप फिर सोचते हो कि मुझे वो खरीदना चाहिए या नहीं।
सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, जो हमारे ऐसे पर्सन्स हैं जिनसे हम रोज नहीं मिलते बट स्टिल हम उनसे गाइडेंस ले लेते हैं, या फिर हम उनका जो रेफरेंस है वो लेते हैं। जब भी हम कुछ बाय करते हैं उससे पहले उनसे पूछते हैं, उनका रेफरेंस लेते हैं, उनसे प्रिस्क्रिप्शंस लेते हैं। सो वो हमारा क्या होता है, सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप। जैसे कि आपका कोई मेंटर आ जाता है, कोई आपके टीचर्स हो सकते हैं। सो वो आपको जब ये इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी क्या थिंकिंग है, उनका क्या ओपिनियन है, जिनको आप ये समझते हो कि वो आपको अच्छे ओपिनियन प्रोवाइड करते हुए, उनके ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस करते हैं आपके बाइंग बिहेवियर को। सेकेंड इज फैमिली, कि आपकी फैमिली तो इन्फ्लुएंस करती ही है कि फैमिली का क्या बिहेवियर है, क्या उनकी थिंकिंग है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो आप बाय करने जा रहे हो, वो इन्फ्लुएंस करती है कि आप उसे परचेज करोगे या नहीं करोगे। अब फैमिली में भी हमारी दो तरीके की आती है, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन क्या होती है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपकी फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन है। तो आपकी जो फैमिली, आपकी जो पेरेंट्स हैं, आपकी मदर है, फादर है, उनकी थिंकिंग इन्फ्लुएंस करती है आपकी बाइंग प्रोसेस को। एंड सेकंड इज फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। प्रोक्रिएशन होती है कि जब आपकी मैरिज हो जाती है, जब जो आपकी फैमिली होती है, आपकी वाइफ, आपके सन, डॉटर, ये जो होते हैं ये आपके क्या हो जाते हैं, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन, और इनकी चॉइसेस भी इन्फ्लुएंस करती हैं आपकी बाइंग प्रोसेस को। नेक्स्ट इज रोल एंड स्टेटस, कि सोसाइटी में आपका कोई ना कोई रोल होता है, कोई ना कोई स्टेटस होता है, और वो जो स्टेटस है आप मेंटेन करके रखना चाहते हो। जो रोल आप परफॉर्म करते हो उसी के अकॉर्डिंग ही आप बाइंग करते हो। सो आपके रोल एंड स्टेटस जो है वो भी इंपैक्ट डालते हैं आपकी बाइंग प्रोसेस पे। नेक्स्ट फैक्टर जो इंपैक्ट डालता है, अब तक हमने क्या देखा कि कल्चरल फैक्टर इंपैक्ट डालते हैं, सोशल फैक्टर डालते हैं। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर क्या होते हैं, जो एक पर्सन के इंटीग्रली इंटरनली उसे रिलेट करते हैं, एक पर्सन इंडिविजुअल से ही रिलेट करते हैं, वो हमारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एज एंड स्टेज इन लाइफ साइकिल, कि उस पर्सन की एज क्या है और वो किस स्टेज पे है अपनी लाइफ में, वो इन्फ्लुएंस करता है कि वो क्या चीजें बाय करेगा। जो ओल्ड एज पर्सन है, जो यंगस्टर्स हैं, जो अडल्ट हैं, तीनों की जो होगी चेंजेस होंगे, उनकी जो बाइंग प्रोसेस है वो डिफरेंट होगी, उनकी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी। सो आप किस एज पे हो, जैसे जो हमारे चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें ऐसे कुछ खाने का फूड आइटम्स ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बट आगे जब हमारी एज बढ़ती जाती है तब हमारी प्रेफरेंसेस चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारी नॉलेज चेंज होती है, हमारा व्यू पॉइंट चेंज होता रहता है वर्ल्ड के रिगार्डिंग। सो हमारी एज एंड स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल भी क्या करती है, इंपैक्ट डालती है। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, कि आपका क्या ऑक्यूपेशन है, आप काम क्या करते हो, उसके अकॉर्डिंग भी आपकी परचेजिंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लॉयर हो, अगर आप डॉक्टर हो, तो आप उस चीज के रिगार्डिंग जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें परचेज करोगे। सो आपका ऑक्यूपेशन आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आप क्या चीजें परचेज करोगे, एज वेल एज योर इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, यानी कि आपके पास एक्सपेंस परचेजिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कितना पैसा आपके पास है जो आप खर्च कर सकते हो। आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन करती है कि आप किस चीज को खरीद सकते हो, किसे नहीं खरीद सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वही रूबिकॉन के लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई पर्सन रूबिकॉन लैम्बोर्गिनी खरीदने लग जाता है। सो वो क्या है, आपकी इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस पे भी बेस्ड होता है। पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि आपकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट पे। जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हो वो आपकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। आपके जो ब्रांड्स हैं वो किस चीज पे फोकस करते हैं, कि ब्रांड पर्सनालिटी क्रिएट करना, कि उस ब्रांड को आपकी पर्सनालिटी के साथ वो एफिलिएट करते हैं, अटैच करते हैं, ताकि आप उसी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जो आपकी पर्सनालिटी से सिमिलर हो। सो जो भी हम करते हैं, मीन्स ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो किस तरीके के लगते हैं कि आपको ये लगता है कि ये मेरी पर्सनालिटी को सही डिटरमाइन करें, ये सही डिस्क्राइब कर सकते हैं। डल कलर कौन पहनता है, जिनकी थोड़ी लाइट पर्सनालिटी होती है, जो ज्यादा बोल्ड चीजें करना पसंद नहीं करते। सिमिलरली बहुत ज्यादा फ्लैम्बोयेंट कलर्स कौन पहनता है, जिनकी थोड़ी बोल्ड पर्सनालिटी होती है। सो वो क्या होती है, पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। देन सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ कॉन्सेप्ट में तीन चीजें आती हैं, कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, एंड थर्ड इज आप क्या चाहते हो कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचें। सो तीन चीजें क्या है, कि फर्स्ट आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो, आपको क्या लगता है कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, एंड लास्ट इज आप क्या चाहते हो कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचे। इन तीनों चीजों के अकॉर्डिंग आपकी बाइंग होती है। मीन्स आपको ये लगता है कि मैं इस तरीके का पर्सन हूं, तो आप उस परचेज को करोगे, उस चीज को परचेज करोगे कि ये मुझे सही फिट बैठ रहा है। या फिर आप चाहते हो कि मैं इसे परचेज करूं ताकि लोगों को लगे कि मैं रिच हूं, मैं एक्सपेंसिव चीजें अफोर्ड कर सकता हूं। सो आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है आपकी बाइंग को। देन नेक्स्ट इज
लाइफस्टाइल एंड वैल्यूज, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका जो लाइफ पैटर्न कैसा है, आप कैसे अपनी जिंदगी जीते हो, उस अकॉर्डिंग भी आपकी बाइंग प्रोसेस चेंज होती है, उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने प्रोडक्ट की चॉइस करते हो। एंड आपकी वैल्यूज क्या है, एथिक्स क्या है, ओपिनियन क्या है, ये भी इन्फ्लुएंस डालता है कि आप उस प्रोडक्ट को बाय करोगे या नहीं। सो हमने क्या डिस्कस किए हैं कि कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी बाइंग प्रोसेस को। नाउ की साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, कि कौन सी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से रिलेट करती हैं, यानी कि हमारे माइंड से रिलेट करती हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हम बाइंग डिसीजन लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी इंटेलेक्चुअल या फिर हमारे माइंड से रिलेटेड चीजें होती हैं जो हमें क्या करती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम बाइंग डिसीजन करते हैं। फर्स्ट इज मोटिवेशन, कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो उसके लिए आप कितने मोटिवेटेड हो। जितनी ज्यादा आपकी मोटिवेशन होगी उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी बाइंग इंटेंशन को बाइंग डिसीजन में कन्वर्ट कर दोगे। बाइंग इंटेंशंस क्या होती है कि हम खरीदना चाहते हैं, बट बाइंग डिसीजन क्या होता है कि हमें खरीदना ही है। सो अगर आप हाईली मोटिवेटेड हो उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, सो आपकी क्या होंगे, बाइंग डिसीजंस ज्यादा जल्दी लिए जाएंगे, इंटेंशन से वो डिसीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब मोटिवेशन में 3 कॉन्सेप्ट आते हैं, फ्रूड की थ्योरी, मैस्लो की एंड हेजबर्ग की। फ्रूड की थ्योरी क्या कहती है कि एक पर्सन खुद के अंडरस्टैंड इतना आसान से नहीं कर पाता, या फिर एक पर्सन को खुद नहीं पता होता कि एक्चुअल में उसे क्या चाहिए। सो वो उसकी मोटिवेशंस को करने के लिए वो क्या करता है, एक लैडरिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। सीढ़ी, लैडरिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले फिर 1 बाय 1 चीजों को 1 बाय 1 स्टेप्स वो फॉलो करता है, एंड उसके बाद वो फाइंड आउट करता है कि उसकी एक्चुअल नीड क्या है। सो अकॉर्डिंग टू हिम, पर्सन कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड हिज ओन मोटिवेशन एंड टेक्निक कॉल्ड लैडरिंग कैन बी यूज्ड टू ट्रेस पर्सन्स मोटिवेशन, कि उसे खुद नहीं पता होता कि उसे क्या चीजें खरीदनी है, क्या चीजें उसे मोटिवेट करनी है खरीदने के लिए। इसीलिए वो क्या करता है, लैडरिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, जिसके अंदर क्या 1 बाय 1 स्टेप्स लिए जाते हैं कि सबसे पहले मेरी नीड ये है, उसके बाद मुझे इस चीज की डिटरमाइनिंग होगी या फिर इस चीज की रिक्वायरमेंट होगी। 1 बाय 1 वो आगे स्टेप्स पे जाता है एंड फाइनली अपना परचेजिंग डिसीजन लेता है। मैस्लो थ्योरी क्या कहती है कि हमारी जो बेसिक नीड्स होती है ना, जितनी भी हमारी नीड्स हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि हमें क्या चीजें परचेज करनी है, हम जिस नीड पे एग्जिस्ट करते हैं। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। मैस्लो में हमारा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारी 5 नीड बताई जाती है। सबसे पहले जो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड होती है, सबसे बेसिक यानी कि आपको क्लोथिंग चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, शेल्टर चाहिए होता है। जब ये नीड पे अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमें किस चीज को क्या चीजें मोटिवेट करेंगी, कि हमें खाना मिल जाए, कपड़े मिल जाए, वही चीजें मोटिवेट करेंगी। देन उसके बाद आती है सिक्योरिटी नीड। सो हम जिस नीड पे, उसके बाद हमारी क्या होती है, सिक्योरिटी नीड के बाद सोशल नीड, एस्टीम नीड एंड एक्चुअलाइजेशन। सो जैसे जैसे हम हायर नीड पे चलने लगते हैं, वैसे वैसे हमारी जो परचेजिंग कैपेबिलिटी है वो भी इंक्रीज होने लगती है और हमारी डिमांड भी बढ़ने लगती है। सो ये डिपेंड करता है, मैस्लो थ्योरी क्या कहती है कि आप किस नीड पे हो, किस स्टेज पे हो, वो चीजें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप नेक्स्ट को बाय करो, नेक्स्ट को बाय करो। अगर आप फर्स्ट पे हो तो मोटिवेशन क्या होगा कि आप सेकंड पे पहुंच जाओ, सेकंड पे हो तो मोटिवेशन होगा कि आप थर्ड नीड पे पहुंच जाओ, और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, बाइंग डिसीजंस करोगे। हेजबर्ग थ्योरी क्या कहती है कि इसके अंदर हमारी 2 चीजें होती हैं, एक तो मोटिवेटर्स होते हैं एंड एक जो हमारे डिससेटिस्फायर्स होते हैं, यानी कि कुछ तो आपको डिससेटिस्फाई करेंगी। अगर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं एक प्रोडक्ट के अंदर तो आप क्या हो जाओगे, उसकी सर्विसेज से डिससेटिस्फाई हो जाओगे। और जो मोटिवेटर्स अगर एग्जिस्ट करते हैं प्रोडक्ट के अंदर तो आप क्या हो जाओगे, सेटिस्फाई हो जाओगे। सो ये डिफाइन करता है कि आपकी जो डिससेटिस्फैक्शन या सेटिस्फैक्शन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, बाइंग डिसीजंस लेते हो। आप एक प्रोडक्ट की स्टडी करते हो, उसके अंदर देखते हो कि कौन कौन सी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे क्वालिटी है, उसका प्राइस है, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हो कि आप उससे कितने सेटिस्फाई हो रहे हो या कितने डिससेटिस्फाई हो, एंड देन आप अपना बाइंग डिसीजन लेते हो। नेक्स्ट इज परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है कि आपका ओपिनियन क्या है, आपका नजरिया क्या है, आपका व्यू पॉइंट क्या है। सो आपका एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके रिगार्डिंग क्या परसेप्शन है, वो इन्फ्लुएंस करता है कि आप उसे बाय करोगे या नहीं करोगे। अगर आपका पॉजिटिव परसेप्शन है, फेवरेबल परसेप्शन है, तो आप क्या करते हो, बाइंग डिसीजन लेते हो, अदरवाइज आप क्या करते हो, उसे बाय नहीं करते हो। सो इसके अंदर सबसे पहले क्या आता है, सेलेक्टिव अटेंशन, कि हम हर चीज को अटेंशन नहीं देते। अब एक बार अगर हम टीवी देख रहे हैं तो हम कितनी ऐड देखते हैं, 10 ऐड देखते हैं, 20 देखते हैं, बट हर एक पे अटेंशन नहीं दी जाती। जो हमें ये लगता है कि ये ऐड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, उसी ऐड पे हम क्या करते हैं, अटेंशन देते हैं। सो अटेंशन हम किस चीज को देंगे, जो हमें लगेगा, जो हमारी करंट नीड, फिलहाल हमें जिस चीज की जरूरत है उसके रिगार्डिंग कोई ऐड आती है, उस पर हम अटेंशन देते हैं। या फिर जिसमें बहुत ज्यादा रेयर होता है, यानी कि डिस्काउंट बहुत हाई होता है, उस चीज पे हम ज्यादा अटेंशन देते हैं। सो हमारी अटेंशन किन चीज पे दी जाती है, जिसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं या फिर जो हमारी करंट
नीड से रिलेट करती है। सो सेलेक्टिव अटेंशन हम देते हैं, जिसमें हमने अटेंशन दी। फॉर एग्जांपल 10 ऐड हमने देखी, उनमें से 2 को हमने अटेंशन दी, 2 को हमने अच्छे से देखा। उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्टिव डिसॉर्शन। हर एक ऐड को हम अच्छे से समझ नहीं पाते, क्या हम उन्हें उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाए जिस तरीके से वो कंपनी दिखाना चाहती थी, वो होता है हमारा सेलेक्टिव डिसॉर्शन। ये हमारा क्या होता है कि उस ब्रांड के रिगार्डिंग, फॉर एग्जांपल आपने अगर कोई टाटा की ऐड देखी तो टाटा के रिगार्डिंग आपकी पहले से ही बहुत अच्छा परसेप्शन है कि वो बहुत अच्छा ब्रांड है, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सो आपकी जो डिसॉर्शन है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी फेवरेबल वे में ही होगी। और अगर आपने किसी ब्रांड के बारे में ये सुन रखा है कि इसके प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छे नहीं होते, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग भी क्या करते हो, गलत ही करते हो, और फिर उसका डिसीजन आप क्या लेते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट बाय नहीं करना है। एंड देन सेलेक्टिव रिटेंशन। सेलेक्टिव रिटेंशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो आपने 2 ऐड पे फोकस किया, उसके बाद आपने उसे अंडरस्टैंड किया, कितनी टाइम तक वो आपके माइंड में रहती हैं, वो आपका होता है सेलेक्टिव रिटेंशन। हर एक चीज को हम माइंड में स्टोर करके नहीं रखते हैं, मेमोरी में नहीं रखते हैं। जो हमारी रिटेंशन कौन सी रहती है, जो हमें ये लगता है जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हम पे डालती है कि जैसे ही उसका नाम दोबारा लिया जाएगा हमें वो ऐड याद आ जाएगी, हमें वो प्रोडक्ट याद आ जाएगा, तो उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं, जितना ज्यादा रिटेंशन होता है उतने ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि हम उसे बाय करते हैं। नेक्स्ट इज लर्निंग। लर्निंग क्या होती है कि हम एक्सपीरियंस से, ट्रेनिंग से हमने ये सीखा है कि हमें ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं। अगर हमारा एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट के साथ अच्छा है, हमारी लर्निंग अच्छी है, तो हम उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, अदरवाइज हम उसे बाय नहीं करते हैं। अगर बाकियों का एक्सपीरियंस उसके साथ अच्छा है, आपने बाकियों से पूछा है और वर्ड ऑफ माउथ से आपको पता चला है कि वो प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपकी परचेजिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लास्ट इज मेमोरी। मेमोरी हमारा क्या है कि हमारी मेमोरी में वो चीजें स्टोर हैं या नहीं। सबसे पहले हमारी कितने तरीके की मेमोरी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है, यानी कि वो लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपके माइंड में रिटेन रहता है, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड शॉर्ट टर्म यानी कि कुछ टाइम के लिए रहता है। अब मेमोरी एनकोडिंग, सबसे पहले हमारा क्या होता है कि हम उस चीज पे कितना ज्यादा टाइम देते हैं। एक ऐड हमने देखी, कोई प्रोडक्ट हमने देखा, उसे कितना ज्यादा टाइम दिया हमने इवेल्युएट करने का, उसके बारे में जितना सोचते हैं उतनी ही बेटर हमारी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और उतना ही ज्यादा वो हमारे माइंड में रहता है, मेमोरी में रहता है। सो मेमोरी में कभी भी कोई प्रोडक्ट, कोई चीजें कब रहेंगी, जब हम जितना उनके बारे में सोचेंगे और जितना फेवरेबल उनके बारे में सोचेंगे, उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो हमारी मेमोरी में एनकोड रहेंगी। मेमोरी रिट्राइवल। अब एनकोडिंग तो हो गई, क्या हम उन्हें जब याद आना चाहिए रिट्राइव कर सकते हैं? तो वो डिपेंड करता है 3 चीजों पे। प्रेजेंस ऑफ अदर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, की जैसा हमने वो प्रोडक्ट देखा था वैसा ही हमें कोई और देख लिया, तो चांसेस होते हैं कि हम पुराने वाले को भूल जाते हैं। देन टाइम सिंस, कि आपने जब वो मेमोरी में एनकोड किया था उस चीज को किए कितना टाइम हो गया। अगर लॉन्ग टाइम हो गया तो चांसेस हैं कि हम कुछ भूल गए हो। और कई बार क्या होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन याद होती है बट हमें थोड़ी सी हिंट की, कुछ क्लूज की जरूरत होती है ताकि हम क्या कर सके, उसे आइडेंटिफाई कर सके। सो मेमोरी रिट्राइवल। सो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमारी साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे बाइंग डिसीजन को। नाउ अब हमने देख लिया कि हमारे डिसीजन को कौन सी साइकोलॉजिकल एंड कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी कंप्लीट बाइंग प्रोसेस होती कैसे है। सबसे पहले क्या किया जाता है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन किया जाता है कि मुझे अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है या आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। कि आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसका सॉल्यूशन वो प्रोडक्ट है, तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट होगी। सो वो इंटरनल स्टिमुली से भी आ सकती है, एक्सटर्नल स्टिमुली से भी आ सकती है, बट सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन होती है। देन सेकंड इज इन्फॉर्मेशन सर्च, कि उस प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के लिए आपने क्या किया, कोई सॉल्यूशन लेके आना है और सॉल्यूशन कोई ना कोई प्रोडक्ट है, तो आप उस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हो, इन्फॉर्मेशन सर्च करते हो, यानी कि इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हो, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो। अब इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से सर्च की जा सकती है, हाइटेंड इन्फॉर्मेशन सर्च एंड एक्टिव इन्फॉर्मेशन सर्च। हाइटेंड में हमारा क्या होता है कि हम उसके बारे में जानते हैं, उसका प्राइस पता कर लिया, क्वालिटी पता चल गई, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सर्च कर ली। बट एक्टिव इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, हम उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी करते हैं, यानी कि हम उसके बारे में रिसर्च करके देखते हैं, अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं, किसी रिलेटिव ने यूज किया उससे पूछते हैं, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी इकट्ठी कर लेते हैं। अब इंफॉर्मेशन के क्या क्या सोर्सेज हैं, कहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, कि आपको कोई प्रॉब्लम थी, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि आपका फेस ड्राई रहता है, तो आपको ये प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, उसके लिए आपको किसी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। सो आप देखते हो कि सोप मुझे कौन से यूज करनी है, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन सर्च करोगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव या फ्रेंड्स से पूछते हो। कमर्शियल इन्फॉर्मेशन सर्च का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, एड्स को देख रहे हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देख रहे हो, ये वेबसाइट्स पे देख रहे हो कि यहाँ कोई प्रोडक्ट आपको मिल जाए। पब्लिक
जो आपकी नॉर्मल पब्लिक है या फिर हमारे जो क्या बोलते हैं उसे न्यूज़पेपर्स हैं, इन सब से आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। जो भी आपकी प्रेस से रिलीज होते हैं यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट्स हैं। देन एक्सपेरिमेंट, कि आपने पहले से ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रखा है या फिर पहले से आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया है, उसे भी आप क्या कर सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जगह से आप क्या कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को सर्च कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप हमारा प्रॉब्लम रिकॉग्निशन है और सेकंड हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन सर्च है। और यही स्टेप हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप भी होता है कंप्लीट बाइंग प्रोसेस का। अब हमने क्या कर दिया, इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली कि ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं ताकि हमारी जो फेस की ड्राइनेस है वो चली जाए। देन सर्च डायनेमिक्स क्या होते हैं कि जितना हमारे पास अब हमने इन्फॉर्मेशन सर्च की है उससे हमारा क्या बन जाता है, एक सेट बन जाता है, टोटल सेट। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा कि आप 5 सोप्स को यूज कर सकते हो, तो वो आपके टोटल सेट है कि डव है या फिर जितने भी कोई भी 5 सोप आपने डिसाइड कर लिया कि इन्हें हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब पांचों के 5 तो आप बाय करोगे नहीं, उसमें से आप क्या करते हो, अवेयरनेस सेट देखते हो कि जो 5 आपके आए हैं सामने उनमें से आप कितनों के बारे में अवेयर हो, किनका नाम आप पहले से सुना है, किस ब्रांड को आपने पहले से सुना है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि उनमें से 3 के बारे में आप अवेयर हो, तो आपने 3 सेलेक्ट कर लिए। उसमें से आप फिर करते हो कंसीडरेशन सेट। कंसीडरेशन का मतलब जो मेरी प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हैं वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल के जो 3 थे, 3 में से 2 ऐसे हैं जो एक्चुअल में ड्राइनेस के ऊपर ही वर्क करते हैं, तो आपकी चॉइस सेट में कितने आ गए, 2 आ गए। 2 में से अब आपको क्या करना है, फाइनल डिसीजन लेना होता है कि अब मुझे इसमें से कौन सा परचेज करना है। सो इन्फॉर्मेशन सर्च करने के बाद आपका क्या बन जाता है, एक सर्च डायनेमिक्स बन जाता है जिसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन मेकिंग करते हो। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। कि सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज कर लिया, उसके अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन सर्च कर ली। अब हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेटिव्स की इवेल्युएशन करते हैं। यानी कि 2 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल हैं जो ड्राइनेस के ऊपर वर्क कर सकते हैं, उनको हम क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, कौन सा हमें खरीदना है। वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि उस प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट क्या है, यानी कि क्या क्या फीचर्स हैं जो वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसका प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, पैकेजिंग क्या है, कितना वो अट्रैक्टिव है, एज वेल एज बिलीफ एंड एटीट्यूड। कि मेरा बिलीफ क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मेरी वैल्यूज क्या है, वो डिपेंड करती हैं कि अगर मेरा पॉजिटिव एटीट्यूड है तो चांस बढ़ जाते हैं कि हम उस प्रोडक्ट को बाय करेंगे जिसके रिगार्डिंग हमारे फेवरेबल बिलीफ एंड एटीट्यूड है। अब हमने इवेल्युएट कर लिया अल्टरनेटिव्स को, हमें पता चल गया ये वाला अल्टरनेटिव बेस्ट है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसका परचेज डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ फाइनली मुझे ये परचेज करना है, ये वाला प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल डव के साथ हम जा रहे हैं, सो ये हमारा क्या है कि हम फाइनल डिसीजन लेते हैं कि ये वाला प्रोडक्ट हमें परचेज करना है। अब परचेज डिसीजन में हमारे मेन चीजें क्या क्या डिसाइड करते हैं हम, कि हमने एक तो डिसाइड कर लिया कि ये वाला ब्रांड लेना है, डव हमें लेना है, देन किस डीलर से लेना है, कहाँ से हम उसे लेंगे, कितनी क्वांटिटी लेंगे, किस टाइम पे करेंगे परचेज, और पेमेंट मोड क्या होगा, ये परचेज डिसीजन के टाइम हम क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। और लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, पोस्ट परचेज बिहेवियर। कि परचेज करने के बाद हमारा क्या बिहेवियर है, पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन है या डिससेटिस्फेक्शन है। अगर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी और जो डिलीवरी हुई है, यानी कि जो हमारा एक्चुअल उसकी परफॉर्मेंस है वो सेम है, तो हम क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। अगर वो सेम नहीं है तो हम क्या हो सकते हैं, या तो डिलाइट होंगे या फिर डिससेटिस्फाई होंगे। अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस बेटर है तो हम डिलाइट हैं, अगर हमारी एक्सपेक्टेशन से परफॉर्मेंस कम है तो हम क्या होते हैं, डिससेटिस्फाई होते हैं। देन पोस्ट परचेज एक्शन हमारी सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है कि अगर हम सेटिस्फाई हैं तो हम गुड वर्ड ऑफ माउथ करते हैं, हम और ज्यादा परचेज करते हैं, बाकियों को भी रिकमेंड करते हैं। एंड डिस्पोजल डिपेंड करता है कि हम कैसे उसे यूज करके कैसे डिस्पोज करते हैं, कितना इको फ्रेंडली हम वर्क करते हैं, वो भी कंपनीज मोटिवेट कर सकती है अपने कस्टमर्स को। सो आज हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर कैसे बाय करता है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट